हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नॉर्मली इस गॉस लॉ थ्योरम में या गॉस लॉ कहें मोर स्पेसिफिकली, बहुत बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और वो समझ नहीं पाते हैं क्या कंसीडर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी को आज जो है हम विधिवत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक जो जरूरी चीज है कि व्हाई देयर इज ए गॉस लॉ। व्हाई लगाना बहुत जरूरी है। व्हाई क्यों लगा रहे हैं, समझिए कि गॉस लॉ कहीं ना कहीं किसी चीज को रिप्रेजेंट, कोई भी लॉ होता है, इट रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स और टू मैनी थिंग्स। कोई रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम किसी भी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा है? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इज द फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो क्या कहता है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, पे अटेंशन टुवर्ड्स माय वर्ड्स, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इज गिवन और somehow it is provided in the question, then we can easily find out the electric field due to this charge. मीन्स हमें अगर चार्ज की वैल्यू पता है तो हम फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम लॉ से कैसे? F इक्वल F पता हो जाएगा हमें कूलॉम्स लॉ से, और F होता है QE। तो E का पता, Q का पता हम E का पता हम Q की सहायता से लगा लेंगे क्योंकि F कूलॉम लॉ से पता चल गया और मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम में दिया है तो E हम निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा सोचा किसने? गॉस साहब ने। गॉस साहब ने कहा कि अगर हमें E पता हो, अगर कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है जिसको गॉस साहब ने गॉसियन सरफेस कहा, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड। अभी केवल सुनिए, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ देयर इज एनी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस and we are given the value of electric field on that surface, then we can find out the total charge enclosed by that surface. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सरफेस किसी चार्ज Q को होल्ड कर रही है, इनक्लोज कर रही है, और हमें उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पता है तो हम उस Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, कूलॉम्स लॉ is just Gauss law but written in different form. Gauss law is a statement of relation between electric field and electric charge. अब सवाल ये उठता है कि where do we apply these two laws? When we should apply Gauss law, when we should apply Coulomb's law. कब हम कूलॉम लॉ का इस्तेमाल करें, कब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करें? अगर जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दोनों ही एक ही हैं, बस उनको हमने डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। कूलॉम लॉ कुछ और फॉर्म में है और गॉस लॉ कुछ और फॉर्म में है। तो अब जेन्युइन सा सवाल ये आ गया कि इन्हें हम कहाँ अप्लाई करें, फिर कहाँ गॉस लॉ अप्लाई करें, कहाँ कूलॉम लॉ अप्लाई करें, क्योंकि कूलॉम लॉ से तो हमें सब पता चल जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जहां पर जो चार्ज है हमारे पास वो सिमेट्रिकल सरफेस पर नहीं है या बहुत लिटिल बिट सिमेट्री है, वहां पर उस सरफेस पर जहां सिमेट्री नहीं, वहां हम सिर्फ कूलॉम लॉ का यूज करेंगे। वी विल अप्लाई कूलॉम्स लॉ फॉर द चार्जेस ऑन एनी सरफेस विच इज हैविंग no symmetry or a very little symmetry. And in case of Gauss law is always applied for symmetrical surface. Now why this symmetry is needed? क्यों symmetry चाहिए? ये एक बेसिक सा सवाल दिमाग में आना चाहिए कि हमें symmetry की जरूरत क्या है। तो symmetry की जरूरत अभी मैं आपको रिलेट करूंगा कैसे पड़ेगी symmetry की जरूरत, symmetry सरफेस की क्यों चाहिए हमें, और क्यों उसी की वजह से हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और ध्यान देने वाली है
ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो है ध्यान देने वाली चीज ये है, छोड़ दो उसको। ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो चार्ज कहाँ पर है, ठीक है, और सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो उसके पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें हमने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ये जब लास्ट लेक्चर दिया था तो उसमें हमने कहा था ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है किसी एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता था कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है किसी सरफेस से पास हो सकती हैं। तो वो हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में दिया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम कैसे कैलकुलेट करें कि किस सरफेस से कितनी जा रही हैं, तो वो निकालने के लिए हमें गॉस लॉ का पता होना चाहिए। अभी गॉस लॉ का स्टेटमेंट केवल ये समझ लीजिए, गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है दैट इज इनक्लोजिंग एनी चार्ज, दिस चार्ज में बी पॉइंट चार्ज और अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, it doesn't matter, but this charge should lie inside the surface. Here I have taken O as center on which a plus Q charge is located. Taking O as center, I have constituted a surface. This is Gaussian surface and it is of spherical shape having radius r. Now the charge is plus, so field lines will be radially outwards. You know कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइंस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे कितनी लाइनें निकल रही हैं, इसका पता हम कैसे लगाएं, तो वो अभी हम लगाएंगे। पहले आप स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, it is always equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Here I am emphasizing the word net charge enclosed by the closed surface. Mathematically, electric flux phi E equal to Q upon epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space, 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. And I have already told in my previous lectures about permittivity. It somehow affects the magnitude of force, nothing else. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगी, फोर्स के, nothing else. Now you just recall your mind that in the last lecture we studied about electric flux. What was electric flux? I told you that through any surface the electric flux is E dot ds, and for a closed surface we simply apply a sign that represents the surface is closed, like a sphere, cylinder. Surface may be of any shape, it is free, hypothetical surface, but choose the surfaces that are conveniently to be solved in the perspective of mathematics, because you have to solve this integration, the integration over the surface. E is already known. Somehow you will be given the value of E. You know the value of E, but you don't know the surface in which the charge is enclosed. So choose the surface that is very relevant to the surface area. Like a sphere, we know 4 pi r square is the area. Cylinder. So mostly spherical or cylindrical surfaces are always considered. Now this is the value of electric flux through any closed surface. In our last lecture we studied this. Now here Mr. Gauss is saying that the electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Means we have another relation here. Both the relations 1 and 2 have their LHS common, so we can simply equate these two equations and find the conclusion that closed integral E dot ds is equal to Q upon epsilon.
Now Gauss law can also be defined as, it is defined as the surface integral of electric field over a closed surface. फिर से सुनिए, the surface integral of electrical field over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. I have put a summation sign here. In most of the books you may find this summation sign, or some authors skip this, but it is not necessary. We have already encountered the word net. Net is more emphasized word here, net. Now I am going to discuss the important points of Gauss law to be remembered. First of all, we will talk about net charge. What does this net charge? I am erasing this diagram. Just listen to me. अभी गौस साहब ने क्या कहा कि जो नेट चार्ज है enclosed by a surface is equal electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. अब ये कोई सरफेस थी, इसमें हमने सेंटर पर चार्ज लिया था, ठीक। अगर ये चार्ज सेंटर पर ना होकर यहाँ आ जाए तो क्या गॉस लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अप्लाई द गॉस लॉ इज दिस चार्ज मस्ट बी इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. ये इस क्लोज सरफेस पर कहीं भी हो सकता है. द लोकेशन ऑफ दिस चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डजंट मैटर, प्रोवाइडेड दैट it must be contained inside the closed surface. Okay, now the charge may be of any shape. Electric flux will not depend upon the shape of the charge. Now suppose if a charge is here plus q and another charge is located inside the surface plus 2q and the charge is located plus 3q, then we will always think about net charge. The net charge enclosed कितना हुआ? 3 plus 1 4 plus 2 6q. Then the electric flux E dot ds will be equal to 6q upon epsilon naught. समेशन हो गया, सिग्मा लगाया था ना, समेशन को रिप्रेजेंट करता है. अब इसी का उल्टा कंसीडर करिए. उल्टा इन द सेंस कि अगर हमने कहा यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, कोई बाहर चार्ज है, तो स्पेस अराउंड एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. नाउ लेट अस सी, वी हैव स्टडीड दिस प्लस चार्ज ओरिजिनेट्स द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और माइनस में हमने क्या देखा था? इनवर्ड थी, पता है ना, बहुत बेसिक सी चीज थी, पता है ना. अब हम ये कह रहे हैं यहाँ एक चार्ज है, इसकी भी तो अपनी कोई फील्ड होगी, और मान लिया यहाँ कोई चार्ज है, हमने यहाँ माइनस ले लिया, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी रेडियली आउटवर्ड हो रही होगी. तो हमने कहा भाई इसकी जो है यहाँ से हम चलो इसको गोलाई बना रहते हैं, ये निकल रही होंगी, ये निकल रही होंगी, ये निकल रही होंगी, इस तरीके से निकल रही होंगी बाहर. और ये क्या था? माइनस का चार्ज है, माइनस तरीके. तो इसमें क्या होंगी? फील्ड लाइंस आ रही होंगी, 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 आ रही होंगी. तो अब सवाल ये उठता है कि will there be any change in the value of electric flux for the charges lying outside that Gaussian surface? ये Gaussian surface है, imaginary arbitrary surface. अब हमने कहा कंसीडर करो ये केस कि बाहर भी कोई चार्ज, पहले अंदर की बात हो गई तो हमने कहा नेट चार्ज कर लेंगे, ठीक. अब बाहर की ओर हो गए, तो बाहर जितने भी चार्जेस होंगे they will not affect the amount of electric flux. वो फ्लक्स लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे. हमारा कंसीडरेशन केवल
इसी पर रहेगा, इन पर नहीं रहेगा। अब सवाल उठेगा क्यों नहीं रहेगा भाई, ये भी तो लाइन बना रहे हैं, इनको तो ये भी क्रॉस कर रही हो। बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात। सपोज करिए आप दो भाई हैं, ठीक, पापा ने आपको 50 रुपया दिया, यहाँ पर बिग ब्रदर पापा आपको 50 रुपया दिए, आप खुश हो गए, ठीक। तुरंत माता जी आई, मदर आ गई, मदर ने आपसे वो 50 रुपए छीन लिए। तुम पर क्या फर्क पड़ा, तुम पहले भी भिखारी थे, भिखारी इन द सेंस you were initially having no amount along with you, and even though when your father provided some money, somehow it is snatched by your mother, you are still having nothing, but you have created your field। कि 50 रुपया जब मिला तो एक फील्ड बन गए, हाँ भाई छाती चौड़ी हो गई, आई हैव ₹50 अमाउंट। अब बोल लो कह रहा है 50 रुपीज से हमारी छाती चौड़ी नहीं होगी, आई एम जस्ट टेकिंग an example, maybe it is $5,000 वो कुछ भी हो सकता है, just try to understand the basic concept behind this example। Now plus charge always originate electric lines that are going outward। Now the fact that these lines are touching this Gaussian surface, yes, that's correct, but when they are entering simultaneously they are going outward। This is entry point, suppose one is entering and one is leaving, what about net? तो entering को +1, leaving को -1, नेट हमें क्या मिला, 50 आए, 50 रुपए मिले थे, 50 चले गए, नेट क्या रहा, कुछ नहीं। ऐसे ही जहां पर भी एंट्री और एग्जिट है एक सेम चीज का, वहां नेट हमेशा क्या होगा, 0। ऐसे ही माइनस के लिए है, ये आ रही है लाइन ना, तो कहीं से आ रही होगी, ये आई और ये गई, ये एंट्री और ये एग्जिट, और ये एंट्री ये एग्जिट, ठीक। तो हम हमेशा ये कहेंगे कि जो आउटसाइड है गॉसियन सरफेस के, जो हमने कंसीडर किया है एक आर्बिट्ररी सरफेस दैट इज enclosing that charge, due to which we have to find out the total electric flux, means total electric lines of forces that are crossing that particular सरफेस, वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कितना इनक्लोज कर रहे हैं, यानी गॉस लॉ ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। पहला नोट पॉइंट यही है कि गॉस लॉ डिपेंड्स अपॉन ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। दूसरा, अब सवाल ये उठा कि ये पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए क्या, मींस जब हमने ये कंसीडर किया था सेंटर ऑर्बिट प्लस क्यू, इट शुड बी ए पॉइंट चार्ज। नो, इट इज नॉट एनी कंपल्शन, द चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ओवरऑल द सरफेस विच इज अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी सिमेट्रिक। नाउ let us tackle this word symmetric। Why we need symmetry? Just see, with the eye of mathematics we have already a relation, electric flux through any surface is E dot ds, and it is equivalent to Gauss law। We have previously done this two relations equivalency। Now if you have to solve this integration, you must know about that surface under consideration। If you don't have any idea about the surface, means that Gaussian surface, you cannot solve this integration। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोस्टली हम स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं जिसमें r रेडियस मान लेंगे और उसका एरिया हो जाएगा 4πr²। ई आपको पता है पहले से, फार्मूले आप पहले से जानते हैं, आप ये ई का फार्मूला होता है, सरफेस आपको पता चल जाएगी, आप क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है सरफेस का सिमेट्रिकल होना। सिमेट्रिकल सरफेस क्या है, जो अपने शेप को रिपीट करें। जैसे ये स्फीयर बना हुआ, तो आप कोई भी पैच उठा लीजिए, ये सारे इकट्ठा होकर
क्या बना रहे हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होके मिलके क्या बना रहे हैं। आप एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल में देखिए ऐसे ऐसे पैचेस लगे होते हैं, बट वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है कि नहीं होता। तो उन पैचेस ही मिलके वो इनके रिपीटिशन से, इस रिपीटिशन की सिमेट्री है, यहाँ पर एक समानता है, समरूपता है, तभी वो सरफेस है। उस सिमेट्री के बिना गॉस लॉ को अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अभी आपने कहा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेट अस अप्लाई। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e. Now suppose we are given the value of Q is 1 coulomb. Now you are asked find out the total number of electric lines of forces crossing that area. Now put the value. This 1 coulomb is here. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपके पास 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 11। तो एक कूलम के चार्ज से इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। अब सवाल उठा कि जो आपने ये बातें कही, जो हमने ये कहा कि ये गॉस लॉ है, क्या आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। I have merely given the statement that the electric flux through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. So will it be proved? I will prove this. Can it be proved mathematically? Yes, we can prove it in a very simple way. Let us see the proof of गॉस लॉ। आगे बढ़ने से पहले 3 पॉइंट जरूर आप नोट कर लें। पहला कि जो गॉस लॉ है उसमें सिंपली ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो उस पर्टिकुलर सरफेस को, क्लोज सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, वो केवल इस बात पर डिपेंड करेंगी कि वो क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, बाकी किसी और चीज से उनका कोई लेना देना नहीं है। गॉस लॉ सिंपली सेज दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज्ड चार्ज बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। वो स्पेस कम था इसलिए मैंने कम लिया। दूसरा, गॉस लॉ इज ट्रू ओनली इफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रू। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आती है, समहाउ 1 अपॉन आर स्क्वायर उसके एक्सप्रेशन में आता है, कूलॉम लॉ में भी 1 अपॉन आर स्क्वायर आता है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अगर ये चीजें सही हैं तभी गॉस लॉ आप लगा सकते हैं, अगर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है तो गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। इसको आप अभी दिमाग में रखिएगा, इस बात को अभी हम इलेबोरेट करेंगे जब हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे गॉस लॉ कैसे आता है। दूसरा, अब मान लिया दिमाग में सवाल आता है कि ये चार्ज पहले तो फ्री स्पेस में रखा था, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, जो डिस्क्राइब की थी थ्योरी, इट वाज अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ चार्ज दैट इज प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी। अब मान लिया ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसी मीडियम से सराउंडेड है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो सिंपली क्या होगा, वो एप्सिलॉन आर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वी हैव ऑलरेडी अ रिलेशन एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का जो लेक्चर है कूलॉम लाइन परमिटिविटी, उसमें मैंने इस पर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया है। यू कैन फाइंड आउट दैट लेक्चर इन माय प्ले लिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव मैथमेटिकली द गॉस लॉ। और एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर रखिए, सवाल कि जो आपने सर स्फीयर बनाया, जो गॉसियन सरफेस बनाई, उसका रेडियस अगर हम बदल दें तो ज्यादा लाइन कवर कर लेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा क्या, या स्फीयर छोटा कर दें तो क्या जो है छोटा हो जाएगा, क्या कम इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस होंगी। तो उस सवाल का जवाब भी मैं देने वाला हूं कि आप कितना बड़ा स्फीयर बनाएं, कितना छोटा स्फीयर बनाएं, कैसे वो चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करेगी या नहीं भी करेगी। अभी देखिएगा इस बात को,
तो हम इलेक्ट्रिक गॉस लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं। तो गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने एक चार्ज ले लिया, इट इज सिचुएटेड एट एनी पॉइंट O, टेकिंग O एज सेंटर, वी जस्ट ड्रा arbitrary surface that must enclose that point charge। उस एक चार्ज लिया सेंटर O पे, उसको चार्ज को इनक्लोज करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली, और ये गॉसियन सरफेस हमारी स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो इसका एक सेंटर हो गया और इसकी रेडियस कोई R होगी, और ये पूरी सरफेस मान लिया S है ये पूरी, ठीक है। अब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई रेडियली आउटवर्ड, यहाँ ले लेते तो यहाँ आ जाती, यहाँ ले लेते बाहर आ जाती, हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहेगी। अब एरिया वेक्टर के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। एरिया वेक्टर क्या था, किसी भी सरफेस के एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जो वेक्टर है वो बताएगा ये कोई एस सरफेस थी या ds, इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका एरिया वेक्टर हो गया ds वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन कैप ले लिया था। पीछे आप लेक्चर हमारा देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। तो अगर हम पूरा ये स्फेरिकल सरफेस है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं, हम स्मॉल सरफेस ले लेते हैं इसकी, कि इसका पार्ट कोई ds है, इसका एरिया क्या है ds, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो ds वेक्टर हो गया। नाउ वी हैव E, वी हैव द सरफेस वेक्टर ds, ठीक है। नाउ व्हाट डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस फाई E, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट ds वेक्टर फॉर्म में, और E ds को A डॉट B को हम क्या लिख सकते हैं, E ds cos theta, means what is the angle between the electric field E and the area vector ds। अब यहाँ देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हो गए, तो A ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, देयर इज नो एंगल, तो E ds cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 हो गया, तो हमारे पास सिंपली मिल जाएगा E ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेशन से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब यहाँ गौर करने की बात क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट नहीं होगी। क्यों, जो आप गॉसियन सरफेस मानते हैं, जो आर्बिट्रेरी सरफेस मानते हैं किसी चार्ज के चारों ओर सराउंडिंग दैट चार्ज, वो क्या करती है, वो उस चार्ज को इंक्लोज करती है, और उस सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है, यानी ये यूनिफॉर्म फील्ड वाली सरफेस है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस पर यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो इंटीग्रेशन में नहीं जाएगी। ये आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। नाउ यू हैव द वैल्यू, E की वैल्यू क्या होती है, अब ये पॉइंट P था मान लिया, जो इस चार्ज से R डिस्टेंस पे था ही, R रेडियस है, तो R डिस्टेंट पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ds इज द सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ये सारे पैचेस जब जोड़ेंगे तो हमें एक स्फीयर मिलेगा जिसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन 1, देखिए भैया हमने रख दिया 1/4πε0 E की वैल्यू, ds की वैल्यू Q अपॉन R स्क्वायर, और ds की वैल्यू 4πr स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो गया भाई, 4 से 4, पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, क्या मिल गया, Q अपॉन ε0। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ यही तो हमने प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है through any closed surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। वो यहाँ आ गया। लेकिन अभी हमने एक दूसरा पॉइंट लिया था, अभी हमने कहा ये याद रखिएगा कि ये कूलाम लॉ का ही एक इक्विवेलेंसी है। तो कूलाम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो गॉस लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होने की वजह से, कूलाम लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से तभी ये अप्लाई होगा, वरना ये फॉर्म नहीं होगी। यानी फिर से चलिए इस एग्जाम्पल को ले लें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होती, यानी इसकी पावर 2 ना होके कुछ और होती, मान लिया 3 होती, तो यहाँ पर एक R जो है हमारा कैंसिल आउट नहीं होता, तब गॉस लॉ की फॉर्म बदल चुकी होती। तो ऐसा तो गॉस साहब ने कहीं प्रूफ नहीं किया, उन्होंने कहा कि इट इज अ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू कूलाम्स लॉ जस्ट रिटन इन डिफरेंट फॉर्म एंड एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बस और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ होने की वजह से कूलाम लॉ, गॉस लॉ का ये जो फॉर्म मिलता है वो इसीलिए मिलता है। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में हम जरा सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो ये गॉस लॉ कभी प्रूफ नहीं होगा। तो दो इंपॉर्टेंट बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट। दूसरा, गॉसियन सरफेस एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, इट मे बी ऑफ एनी शेप। अब उस सवाल का जवाब कि ये जो हमने गोला बनाया, जो स्फीयर बनाया, ये हम कितना बड़ा बनाया, हम बहुत बड़ा बना देंगे तो क्या ज्यादा फील्ड निकलेंगी, क्या ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी? नहीं, क्यों? अब इस फाइनल एक्सप्रेशन को मैं ऊपर साफ साफ लिख देता हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैथमेटिकली आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इस स्फीयर की रेडियस क्या है? इस डेरिवेशन में कहीं R दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस को जिसको आपने बनाया है उसकी डिस्टेंट पैरामीटर, रेडियस या जो भी सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी सरफेस किसी भी शेप की हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। बस वो केवल किस पर डिपेंड करेगी कि उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसके अलावा दुनिया जहान की बातों पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ना आर से मतलब, ना एरिया से, कुछ मतलब नहीं। तुम गोला छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं that must be kept in your mind while dealing with Coulomb's law, Gauss law. Later on, next lectures we will study what may be the possible applications of Gauss law. Gauss law के applications क्या हो सकते हैं? Thank you, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।